राधे श्याम, राधे राधे। ये मेरा छठा वीडियो है। मैं आगे की घटना आगे बताती हूँ। अब मैं दानिश दानिश को दानिश को जो बरसाने में साधु मिला था और मेरी तबीयत खराब होने की वजह से उसने मुझे ऑफ़र किया था कि माता जी मैं आपका सेवा करूँगा, बस मैं सेवा करूँगा, आपको बढ़िया से रखूँगा मैं। और धर्म की नगरी थी, किसी के ऊपर अविश्वास करना वैसा लगा नहीं कि हाँ अविश्वास किया जा सकता है, क्योंकि जो मान मंदिर था बरसाने का वो सारा मेरे पिताजी की मैनेजमेंट, जितने नौकर है वो मैनेजमेंट जितना है वो मेरे पिताजी का सब शिष्य और चेला है। तो वहाँ पे मुझे लगा था कि यहाँ पे कोई गद्दारी नहीं होगी, लेकिन वहाँ पे दानिश ने जब ऑफ़र किया और उनके ऑफ़र को मान करके मैं मुजफ्फरनगर चली आई। वो मेरा सेवा करने लगा और मुजफ्फरनगर में मेरी सेवा करते करते मुझे ये आभास हुआ कि ये आदमी सही नहीं है। उसके बाद वो मुझे ज़बरदस्ती करने लगा। मुझ पे हक जताना अलग बात है, मुझे टॉर्चर करने लगा। मैं भी जब भी समाधि में बैठती समाधि से उठा करके मेरे साथ गलत कर, लेकिन मैं बढ़ता मेरे पिताजी का कहीं ख्याल नहीं। मेरे पिताजी से कोई वहाँ मेरे पिताजी को धमकियाँ पर धमकियाँ, फायर पे फायर हो रहा है। मेरे पिताजी भी मुझसे डिस्कनेक्ट, मेरी तबीयत खराब, मेरे पास पैसे नहीं और मेरा कोई देखभाल करने वाला, मैं चल नहीं सक रही हूँ, फिर नहीं सक रही हूँ, उठ बैठ नहीं सक रही हूँ। घुटने जवाब दे रहे थे और हड्डियों की हालत ख़राब थे, सांस लेने में दिक्कत थी। मतलब कि पूरी बॉडी में अगर पॉइजन चले जाए तो क्या हाल होती है उसी हाल में। और वो हाल ऐसी होती है जब 102 डिग्री 4 डिग्री जब बुखार होती है और आदमी कैसा चल नहीं पाता है, ठीक वैसे ही जहर शरीर में जाने के बाद 24 घंटा उस हालत में और 365 दिन उसी हालत में ही रहना पड़ता है। आप सोचो कि मैं किस हालत में मैं जी रही होंगी और जी रही हूँ मैं। हाँ, तो वो दानिश मुझे मुजफ्फरनगर में इतना टॉर्चर करने लगा कि अगर मुझे कोई कुछ भगत जगत पैसे अगर भिजवाते भी ना, जो जानकार थे 200-400 इस तरह से करके, कभी कभार 1000, कभी कभार 1000, तो वो पैसे मुझसे छीन लेता, उससे सिगरेट पीता, उससे भाड़ा दिलवाता। और जहाँ जहाँ वो ले जाता ना मुझे घुमाने के लिए कि तुम्हारी तबीयत को थोड़ा सा राहत देगी, और मैं भी सोचती थी कि थोड़ा सी बर्दाश्त कर लूँ तो ये समय मेरा कट जाए। हाँ, मेरा कोई चारा नहीं था कि और मैं अपना ख्याल भी रख नहीं पा रही थी। लैट्रिन बाथरूम में भी दिक्कत हो रही थी, सामान उठाने में भी दिक्कत हो रही थी, कि अपना खाना खाने में दिक्कत हो रही थी। मतलब मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, एकदम से सीरियस वाली बात, एकदम सीरियस हालत थी मेरी। और वो उस समय यमराज बनकर खड़ा था। सबके सामने वो दिखाता मेरा कितना ख्याल रख रहा है, भगत जगत आता, और उनके जाने के बाद कमरे के अंदर राक्षस बन जाता वो। और इतना जुर्म पूरी बॉडी मेरा नोच करके एक कर दिया वो व्यक्ति। इतना गंदा व्यक्ति मैंने सोचा भी नहीं था कि साधु के निवास में इस तरह से राक्षस होगा। हाँ, पैसा कौड़ी छीन लेता, दवाइयों के पैसे रहते, दवाइयों के पैसे छीन लेता। अगर कभी सोचती कि फल खा लूँ तो थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाएगी तो फल की भी छीन लेता। और बगल में एक डॉक्टर था तो उनको सलाइन चढ़वाने के लिए बोलती तो सलाइन चढ़ाने नहीं देता वो। हाँ, और कोई दवाइयाँ होती तो उठा करके फेंक देता। तब मुझे समझ में आया कि इसका इंटेंशन भी ठीक नहीं है। ये राजगंज वाला हालत और जो लवानिया वाला हालत, मतलब कि वो वही इंटेंशन इसका है। और जब हालत बहुत ख़राब हो गई तब मैंने पुलिस पार्टी को फ़ोन किया, 100 और 112, और एक कॉल किया और वो वहाँ पे पधार गए। 4 महीने की बात थी। डॉक्टर ने जब मुझे जो बगल में जो डॉक्टर था, पहले तो वो बोलता था कि ये आदमी सही नहीं है, लेकिन उसके बाद कहने लगा कि ये आदमी सही है। और वो एक बार वो मुझे स्लाइन चढ़ाया था। स्लाइन में मैनकाइंड का वो आता था गोल्ड इंजेक्शन, मल्टी विटामिन का इंजेक्शन। तो वो इंजेक्शन जब पड़ती थी मैं खुद से जब लेती थी तो थोड़ा आराम आता था, लेकिन जब डॉक्टर देने लगा, हाँ, जब वो मुझे देने लगा तो उसे तबीयत में सुधार की वजह से गड़बड़ियाँ शुरू हो गई। तब मुझे समझ में आया कि जो इंजेक्शन मुझे जान देता था, जीवन देता था, अब वो जीवन घातक होने लगा। तब सारी चीज़ें मुझे समझ में आने लगी कि मैं फंस गई, यहाँ से अब निकलना बहुत मुश्किल है। पुलिस पार्टी को जब फ़ोन किया तो एक फ़ोन कॉल में वो आ गया, आ करके उसको डांट डपट करके और अरेस्ट का उसको धमकी दे करके मुझे पुलिस पार्टी अपना ट्रेन टिकट दे करके वहाँ से रिलीज़ करवाया। और बहुत मुश्किल से जान बची। बहुत बाद में पता चला कि ये जो दानिश था ये एक मुस्लिम व्यक्ति था
और वो हिंदू लिबास में, हिंदू के गेरुआ कपड़े में वो हर जगह घूमा फिरा करता था और वो मेरे पिताजी को जानने वाला था। तो मेरे पिताजी का सारा डिटेल्स वो मुझसे मांगता था, मेरे पिताजी के बारे में क्वेश्चन करता था और सारी चीज़ें और जब मैं अपने पिताजी को बोलती थी ना तो उसका मुंह बन जाता था कि मेरे पिताजी के पास, वो नहीं चाहता था कि मैं अपने पिताजी के पास जाऊँ। और मुझे कई बार ऐसा समझ में आने लगा कि मेरे घर के बारे में एक एक चीज़ों की उसको जानकारी थी। और बहुत बाद में मुझे समझ में आया कि दानिश और इद्रिस मियाँ जो हमारी जो क्या कहते हैं, जो थाना कुली है, हमारे बगल के जो मोहल्ले हैं, वहाँ से उसका आना जाना है, इद्रिस मियाँ के घर से आना जाना है। इतना बात पता चल गया। उसके बाद से जब मैं वहाँ से रिलीज़ हुई तो फिर मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। इस बीच में एक बार और मिलने के लिए वो आया था ज़बरदस्ती, लेकिन उसको मैंने वापस से क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए मैं वापस से फिर मैं उसके पास मिली थी। और एक दिन और उसको वापस से चेक करके और उसको धमकियां दे करके कि वापस वो मेरी ज़िंदगी में आया या मेरा नुकसान करने की कोशिश किया, तो फिर मैं वापस पुलिस के पास जाऊंगी और इस मामला को फिर ब्लॉक करके वो हमेशा के लिए उस चीज़ को मैंने ख़त्म कर दिया। तो उस अटैक से भी मैं बची। और वो लावण्या का इतना तारीफ़ करता कि मेरे फ़ोन नंबर पे कहता लावण्या से बात करो। उसके बाद वो मुझे कहता कि सत्यनारायण से बात करो। सत्यनारायण से ड्रॉप हुई मेरी फ्रेंडशिप इसी वजह से, क्योंकि जितने दिन उनसे फ्रेंडशिप रही सत्यनारायण, क्योंकि मैं उनके प्यार में पड़ गई थी। मैं चाहती थी कि मैं एक गृहस्थ साध्वी बन करके रहूं, मैं उनके साथ जीवन आगे बढ़ाऊं। सच्ची कहूँ तो मेरे दिल में यही बात थी कि मैं सत्यनारायण के साथ विवाह करके एक गृहस्थ साध्वी के रूप में मैं जीऊँ। लेकिन वहाँ भी धोखा मिल गया, क्योंकि सत्यनारायण ऑलरेडी मेरे पिताजी के शिष्य थे। और जब मैं पिताजी से मिली तो ये बात बाहर आ गई कि मेरे पिताजी के शिष्य में से एक हैं। और वो भी उनके विरोधी, कि जितनी बातें मैं उनको बोलती कि मैं अपने पिताजी से मिलना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, वो यहाँ एप्लीकेशन दे रही हूँ, एक भी एप्लीकेशन सही जगह पे नहीं पहुँची। और मुझे बाद में पता चला कि जितनी एप्लीकेशन, जितनी लेटर में देती थी, जितनी लेटर में लिखती थी अलग अलग CM PM को जो लिखती थी, वो रजिस्ट्री लेटर को वो डाकघर से वो निकलवा लेता था। और कभी कभार ऐसा होता था कि जब मैं लेटर उनको दिखाती या फिर वो कभी मेरा लेटर पढ़ता तो उनमें से जो इम्पोर्टेंट कागज़ होता वो वहाँ से उखाड़ लेता। तो ये चीज़ें धीरे धीरे शक और शक मेरा यकीन में तब बदल गया कि जब मैं अपने मेरे पापा को लोग गोपाल कृष्ण नाम से जानते, और तब तक मैं ये नहीं जानती थी कि जो जयंत चाचा मेरे पापा हैं। तब तक नहीं जानती थी कि जयंत चाचा मेरे पापा हैं। पापा कंफर्म बहुत बाद में हुए वो, लेकिन इसके पहले मैं गोपाल कृष्ण मेरे पापा हैं ये मुझे पता था। और उन गोपाल कृष्ण जयंती पापा को, जयंती चाचा को लोग वहाँ पे गोपाल कृष्ण कहते हैं। और उनके एक शिष्य भी हैं मेरे पापा के, जिनका नाम गोपाल कृष्ण है। और उनके वो शिष्य इसलिए है कि उनके बहुत सारे शिष्य हैं। तो वो गोपाल कृष्ण कौन थे? एक जो दूसरे शिष्य हैं वो महात्मा गांधी के छोटे बेटे देव गांधी, लक्ष्मी गांधी के पुत्र हैं गोपाल कृष्ण। तो गोपाल कृष्ण, मुझे लगा था कि वो गोपाल कृष्ण मेरे पिताजी हैं। तो मैं यहाँ से चली गई थी गूगल से उनका एड्रेस निकाल करके आपका मद्रास का सीबोर्ड रोड चली गई थी। हाँ, वहाँ उनके पास मिलने के लिए चली गई। तो वो वहाँ से कोई रिएक्शन नहीं आई। बस उनके अपार्टमेंट में मैं बैठी ही थी, पुलिस पार्टी आकर के मुझे यहाँ से लेते गई और पुलिस पार्टी मुझे पागल करार करके वहाँ की जो मेंटल हॉस्पिटल था वहाँ पे ज़बरदस्ती मुझे छोड़ दिया। और जब मैं पुलिस पार्टी मुझे उठा रही थी तो मैं उनको बोल रही थी कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी रिटर्न टिकट बनी हुई है। तो मुझे पुलिस पार्टी ने क्या कहा पता है? कि मैडम थोड़ा सा आराम करने के लिए कोई जगह चाहिए, आज ही आइए, आज ही आप जाएंगी। जब मुझे वहाँ पे लेते गया तो मैंने बोला कहाँ लेते जाओगे? तो बोले बहुत सुविधाजनक जगह है, आप चल करके आप देखिए।
मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे भी इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी होगी, क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी पहले भी मुझे हो चुकी है यहाँ पे झारखंड में। और मैं वहाँ पे गई उनकी बातों पर बिलीव करके, और वहाँ की जो मेंटल हॉस्पिटल था वहाँ पे उन्होंने मुझे छोड़ दिया, और छोड़ करके वो गायब हो गए पुलिस पार्टी। और मेंटल हॉस्पिटल में जितने भी कन्वर्सेशन हुए, तो मैं तो पढ़ी लिखी थी, मैं मूर्ख तो थी नहीं, मैं अंग्रेजी भी समझती हूँ। तो हमारी बातचीत होते 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 मुझे उन लोगों ने क्या कहते हैं, बहलाना फुसलाना। तो मैं तो समझ गई भाई कि मैं उस एज से क्रॉस कर चुकी हूँ और सिचुएशन से क्रॉस कर चुकी हूँ कि कोई कुछ भी बोल दे तो मैं उस पर बिलीव कर जाऊँ। मैं समझ गई कि मैं यहाँ फंस गई हूँ। तो मैं वहाँ पे पहुँची तो मेरा मोबाइल भी जब्त कर लिया। ये क्या मतलब क्या कहते हैं, जैसे क्रिमिनल कोई जेल में जाता है और उसकी जो चीज़ें हैं उसको जब्त कर ली जाती, कहीं बाहर की दुनिया में कांटेक्ट ना कर सके। तो मेरी मोबाइल जब्त कर दिया, मेरे अच्छे अच्छे कपड़े जब्त कर दिए, और मुझे अटा फटा सा कपड़ा पहना दिया। हाँ, जिस तरह से पागल लोग अटा फटा कपड़ा पहनते हैं। और उसके बाद जब मैं बोली भाई कि मुझे किसी से जानकार व्यक्ति से मुझे करने दो, किसी का, चाहे लॉयर हो चाहे जानकार व्यक्ति हो। उन्होंने जो वार्डन थी मुझे किसी से बात करने के लिए नहीं दी। वो मुझे कहती है आपकी मोबाइल जमा हो गई है, अब यहाँ पे नहीं आएगी मोबाइल, किसी और के पास किसी और सेक्टर में जमा हो गई है, और पता नहीं कहाँ जमा हो गई है। उसके बाद आपको कुछ याद हो तो आप बोलो। अब उतने सारे मोबाइल में आजकल तो बड़े बड़े लोगों को भी नंबर याद नहीं रहते, लेकिन उनमें से एक नंबर याद था। सत्यनारायण के पास फ़ोन किया उसी समय, लेकिन सत्यनारायण ने रेस्पॉन्ड नहीं किया उस समय। और जो वकील था, वकील का भी नंबर मैंने मांगा था कि कम से कम लवानिया से एक बार बात करूंगी, लेकिन वहां पर भी वो नहीं मिला, क्योंकि लवानिया पे तब तक शक नहीं हुआ था मुझे। लवानिया पे तब तक शक नहीं हुआ था, ये उसके पहले की बात है। उसके बाद ये लोग मुझे प्रेशर दे दे, और मैं घर पे मैं वापस नहीं आना चाहती थी यहाँ पे राजगंज में, क्योंकि राजगंज के सर्कमस्टांसेस मेरी जान पे बहुत खतरा था, वृंदावन में भी खतरा था। तो इस हालात में मुझे ज़बरदस्ती वहाँ पे रखा गया। और एक दिन ऐसी हालात हो गए कि मुझे लगा कि मुझे जो दवाइयाँ दी जा रही हैं ज़बरदस्ती खिलाई जा रही, आप खाइए। मेरी नींद प्रॉपर, मेरा विचार प्रॉपर, मेरी सोच प्रॉपर, मेरी लड़ाई प्रॉपर, सब कुछ प्रॉपर। तो पागलपन की दवाई खाना, उस ज़बरदस्ती खिलाना समझ में नहीं आया। और पुलिस, कोई किसी का अपार्टमेंट में जाए, अभी तक मालिक से बात नहीं हुआ, मालिक पहचाना भी नहीं, गोपाल कृष्ण गांधी ने बोला भी नहीं कि ये इस पर हमको शक है या मैं इसको जानता नहीं हूँ। बस पुलिस पार्टी को लगा कि इसको ये पागल है। 2 मिनट को देख करके पुलिस क्या इतना एजुकेटेड होती है, या पुलिस डिपार्टमेंट में कोई डॉक्टर्स होते हैं? हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट में तो कोई डॉक्टर का तो कोई वैकेंसीज है नहीं, वो तो सेना में है। और 2 मिनट में कोई पुलिस तो क्या, बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी किसी को पागल नहीं जान सकते, या उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो वहाँ से बहुत मुश्किल से निकली, और जो कागज दिया वो कागज आज भी मेरे पास रखे हुए हैं, तो वहाँ से भी जान मुश्किल में पड़ गई, और बहुत मुश्किल से वहाँ से निकल करके मैं आई। तो ये जो सारी सर्कमस्टांसेस है, ये फाइट मैं इतने अकेली, और इतने लोग, इतने IAS IPS इसमें भरे, सबसे ज़्यादा हाथ इसमें लावण्या का, क्योंकि लावण्या वकील और सत्यनारायण दोनों एक दूसरे को जानते हैं, मेरे सामने दोनों एक दूसरे को मिले भी हैं, और मेरे पिताजी के शिष्य भी हैं। IPS किशोर कौशल हाथ धोकर पड़ा है उसको मारने के चक्कर में, मेरे पिताजी से दुश्मनी निकालने का, उनसे बदला लेने के लिए। आज भी वो मेरे घर में ही आता जाता है। वृंदावन में जाकर वो जहर और पॉइजन पिला सकता है बंदूक की नोक पर।
तो इतने लोगों से मैं घिरी, इतनी फाइट करते करते इस हालत में पहुंच गई, आप सोचो। और ये कितनी कितनी बड़ी ये विडम्बना है, ये कितनी बड़ी विडम्बना है कि मैं एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी भी रह चुकी हूँ, चाहे छोटी ही क्यों ना, 12 साल की, 12 साढ़े 12 साल की क्यों ना, 13 साल की क्यों ना हो। कभी 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 कई बार मुझे ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं ये सारे जो सर्कमस्टांसेस मेरे ऊपर इतने हमले हो रहे हैं, मेरे केस आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कहीं डॉक्टर राजेंद्र का मेरी मामी के साथ शारीरिक संबंध के बाद उनसे मोहब्बत तो नहीं हो गई कि उस बूट को बचाने के लिए केस को दबा रहे हैं, या फिर आईएएस प्रशांत कुमार की संबंध, शारीरिक संबंध मेरी छोटी मामी से हो गया, तो उस संबंध, वो संबंध उनके लिए ज़्यादा प्राथमिक तो नहीं हो गए कि उनको बचाने के लिए इस केस को दबाया जा रहा है। मेरे मन में तो बहुत आदर है, लेकिन दिमाग कहता है कि ऐसा भी संभव हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन चीज़। अब मैं आपको बता, और जब जब मैं वहाँ गई, क्या कहते हैं, आपकी सी वार्ड मद्रास वाले मेंटल हॉस्पिटल में, तो मेंटल हॉस्पिटल में ये कागज़ मुझे रिलीज़ किया गया जिसमें कि मुझे सही और परफेक्ट बताया गया, शायद क्योंकि मुझे मेडिकल लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आती। आप लोग एक बार इसको देखो, ये ओरिजिनल कागज़ है। तो मैं अपने पिता को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच गई, और बाद में मुझे पता चला कि गोपाल कृष्ण मेरे पिताजी के शिष्य हैं। जैसा कि आपको पता है धर्म क्षेत्र में वो कितने बड़े हस्ती हैं कि पूरे मान मंदिर की जो मैनेजमेंट है सब मेरे पापा के शिष्य ही देख रहे हैं, और सारे विरोधी हैं। और मेरे पिताजी के शिष्यों में और भी कई लोग हैं जो आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। राधे राधे, राधे कृष्ण।